अखिल की संगत। सबरस पिता के पत्र पुत्री के नाम, ये नाम है उस पुस्तक का जिसमें संकलित हैं कुछ ऐसे पत्र जो एक पिता ने अब से लगभग 90 वर्ष पहले दूर बैठी अपनी 10 वर्ष की पुत्री को लिखे थे। और इन पत्रों में पिता ने अपनी बेटी को दुनिया से, इंसानियत से, इस बात से परिचित कराने की कोशिश की है कि ये दुनिया कैसे बनी, दुनिया के लोगों के साथ कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के उन पत्रों की जो उन्होंने इलाहाबाद की नैनी जेल में रहते हुए 1928 के आसपास अपनी पुत्री इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू के नाम लिखे थे, जो उस वक्त 10 वर्ष की थीं और मसूरी में थीं। हम इन पत्रों को सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि आज गूगल, विकिपीडिया और इंटरनेट के युग में जब चौतरफा तकनीक और सूचना की बौछार है, तब लोग ये जानें, खासतौर पर किशोर और युवा ये समझें कि किस तरह से एक पिता उस जमाने में जब कोई ऐसी सुविधा नहीं थी, अपने बच्चों से, अपनी पुत्री से जिसकी उम्र सिर्फ 10 साल है, संवाद करना चाहता है। और जो ना इतिहासकार है, फिर भी वो अपनी बेटी को ये समझाना चाहता है कि ये दुनिया कैसे बनी, इसका उद्भव कैसे हुआ, मानव कैसे बना, उससे पहले सबसे पहले इतिहास कैसे लिखा गया होगा, वेद कैसे लिखे गए होंगे। और शायद उस पिता की मंशा ये रही होगी कि वो अपनी बेटी को सोचने समझने की शक्ति दे, उसकी कल्पनाओं के लिए रिसोर्स मटेरियल दे और उसे ये सिखाए कि ये दुनिया बहुत बड़ी है। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि तुम जानती हो इंग्लैंड और हिंदुस्तान के बारे में बहुत कुछ। इंग्लैंड एक छोटा सा टापू है और भारत बहुत बड़ा देश है, पर फिर भी दुनिया इतनी बड़ी है कि भारत उसका एक छोटा सा हिस्सा है। और उसमें वो अपनी बेटी को बता रहे हैं कि किस तरह से उसकी सोच, उसके विचारों का फलक इतना विस्तृत होना चाहिए कि उसमें सारी दुनिया के लोगों के प्रति एक सद्भावना हो। तो हमें लगा कि इन पत्रों को पढ़ा जाए और एक बार फिर उस दृष्टि को समझा जाए जो एक पिता अपनी पुत्री को देना चाहता है। अब तक के पत्रों में जमीन, जानदार चीजों, जानवरों, इंसानों की उत्पत्ति, फिर मानव के विकास की गाथा, पाषाण युग, नव पाषाण युग, मानव के हथियार बनाने, खेती करने के तरीके, फिर उसके बाद समुदायों का गठन, मानव कैसे समुदायों में रहने लगा, और फिर उन समुदायों में, उन कबीलों में क्यों मुखिया की जरूरत पड़ी, किसी एक तजुर्बेकार व्यक्ति को क्यों उस समुदाय ने अपना नेता या प्रमुख चुना, फिर वो मुखिया कैसे वंशवादी हो गया, कैसे एक मुखिया का बेटा, भाई या रिश्तेदार ही मुखिया कबीले का बनने लगा, जबकि शुरू में बात यह थी कि जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान, तजुर्बेकार और शक्तिशाली होगा वही मुखिया बनेगा। और फिर देखते देखते ये मुखिया कैसे राजा बन गया। जो समाज की संपत्ति, सामूहिक संपत्ति थी, वो राजा की संपत्ति हो गई और बाकी सब लोग प्रजा हो गए। और फिर वो राजा अभिमानी हो गया, किस तरह से निरंकुश हो गया। इस सारी गाथा के बाद सिलसिला शुरू हुआ शहरों और सभ्यताओं का कि मानव कैसे नदियों के किनारे बसने लगा, खेती करने लगा, और घाटियों और पहाड़ों का क्या महत्व उसके जीवन में रह गया। नगरों और शहरों की बसावट की बात करते करते मिस्र और क्रीट में लोगों के रहन सहन, वहाँ के चाल चलन, मिस्र के पिरामिडों, ममी, और क्रीट में राजाओं के लालच और देवताओं को कुर्बानी के किस्से के बाद हम आ पहुंचे हैं 21वें पत्र पर, जिसमें चीन और हिंदुस्तान का हाल बताया गया है। पहले
इस 21वें पत्र पर पत्रकार लेखक राजेंद्र भट्ट की राय। 21वें पत्र में नेहरू दो एशियाई सभ्यताओं भारत और चीन की बात करते हैं। चीन में भी बड़ी नदी घाटियों में सभ्यताएं पनपी। ये मंगोल प्रजाति के लोग थे। उन्होंने कांसे और लोहे के सुंदर बर्तन बनाए, इमारतें और नहरें भी बनाई। उनकी सबसे दिलचस्प बात है उनकी चित्रलिपि, जो बाएं से दाएं नहीं बल्कि ऊपर से नीचे की ओर लिखी जाती है। यह तो मिस्र, क्रीट और बेबीलोन में भी किसी जमाने में चित्रलिपियां थीं, पर चीन की आज की लिपि में भी इसकी छाप है, जिसमें एक चित्र अक्षर एक पूरा शब्द होता है, तो कभी कभी तो ये पूरा वाक्य भी होता है। भारत में आर्यों के आने से भी पहले एक फलती फूलती सभ्यता थी, जिसके सुमेर और मिस्र की सभ्यताओं के साथ अनेक वस्तुओं का अच्छा खासा कारोबार था। दरअसल इन पत्रों के लिखे जाने के दशक में ही आर्यों से पहले की सिंधु घाटी सभ्यता का पता चला था। नेहरू जी इसे द्रविड़ सभ्यता कहते हैं। हालांकि इसके स्वरूप के बारे में आज भी एक राय नहीं है, क्योंकि इसकी लिपि अब तक पढ़ी नहीं जा सकी है। भारत और चीन दोनों में ही छोटे बड़े अलग अलग राज्य थे। इनमें कुछ सीमित लोगों द्वारा चुनाव वाले गणतंत्र भी थे, पर ज्यादातर तो राजतंत्र ही थे। लेकिन चीन में इन राज्यों के मिलने से एक बड़ा साम्राज्य बना, जिसकी विदेशी हमलावरों से सुरक्षा के लिए एक विशाल दीवार बनाई गई। 1400 मील लंबी, 20 से 30 फुट तक ऊंची और 25 फुट तक चौड़ी ये दीवार वाकई एक अजूबा है। इसके बीच बीच में बुर्ज और मीनारें हैं। नेहरू जी पुत्री की समझ और दिलचस्पी बढ़ाने के लिए बताते हैं कि ऐसी दीवार अगर तब के भारत में लाहौर से शुरू होती तो मद्रास यानी आज के चेन्नई तक पहुंच जाती। चीन और हिंदुस्तान। हम लिख चुके हैं कि शुरू में मेसोपोटामिया, मिस्र और भूमध्य सागर के छोटे से टापू क्रीट में सभ्यता शुरू हुई और फैली। उसी जमाने में चीन और हिंदुस्तान में भी ऊंचे दर्जे की सभ्यता शुरू हुई और अपने ढंग पर फैली। दूसरी जगहों की तरह चीन में भी लोग बड़ी नदियों की घाटियों में आबाद हुए। ये उस जाति के लोग थे जिन्हें मंगोल कहते हैं। ये पीतल के खूबसूरत बर्तन बनाते थे और कुछ दिनों बाद लोहे के बर्तन भी बनाने लगे। इन्होंने नहरें और अच्छी अच्छी इमारतें बनाई और लिखने का नया ढंग निकाला। ये लिखावट हिंदी, उर्दू या अंग्रेजी से बिल्कुल नहीं मिलती। ये एक किस्म की तस्वीरदार लिखावट थी। हर एक शब्द और कभी कभी छोटे जुमलों की भी तस्वीर होती थी। पुराने जमाने में मिस्र, क्रीट और बाबुल में भी तस्वीरदार लिखावट होती थी। उसे अब चित्रलिपि कहते हैं। तुमने ये लिखावट अजायबघर की कुछ किताबों में देखी होगी। मिस्र और पश्चिम के मुल्कों में ये लिखावट सिर्फ बहुत पुरानी इमारतों में पाई जाती है। उन मुल्कों में इस लिखावट का बहुत दिनों तक रिवाज नहीं रहा। लेकिन चीन में अब भी एक किस्म की तस्वीरदार लिखावट मौजूद है, जो ऊपर से नीचे को लिखी जाती है। अंग्रेजी या हिंदी की तरह बाएं से दाईं तरफ या उर्दू की तरह दाहिने से बाईं तरफ नहीं लिखी जाती। हिंदुस्तान में बहुत सी पुराने जमाने की इमारतों के खंडहर शायद अभी तक जमीन में नीचे दबे पड़े हैं। जब तक उन्हें कोई खोद न निकाले तब तक हमें उनका पता नहीं चलता। लेकिन उत्तर में कुछ बहुत पुराने खंडहरों की खुदाई हो चुकी है। ये तो हमें मालूम ही है कि बहुत पुराने जमाने में जब आर्य लोग हिंदुस्तान में आए तो यहां द्रविड़ जाति के लोग रहते थे और उनकी सभ्यता भी ऊंचे दर्जे की थी। वे दूसरे मुल्क वालों के साथ व्यापार करते थे। अपनी बनाई हुई बहुत सी चीजें मेसोपोटामिया और मिस्र में भेजा करते थे। समुद्री रास्ते से वे खासकर चावल और मसाले और साखू की इमारती लकड़ियां भी भेजा करते थे। कहा जाता है कि मेसोपोटामिया के उर नामी शहर के बहुत से पुराने महल दक्षिणी हिंदुस्तान से आई हुई साखू की लकड़ी के थे।
ये भी कहा जाता है कि सोना, मोती, हाथीदांत, मोर और बंदर हिंदुस्तान से पश्चिम के मुल्कों को भेजे जाते थे। इससे मालूम होता है कि उस जमाने में हिंदुस्तान और दूसरे मुल्कों में बहुत व्यापार होता था। व्यापार तभी बढ़ता है जब लोग सभ्य होते हैं। उस जमाने में हिंदुस्तान और चीन में छोटी छोटी रियासतें या राज थे। इनमें से किसी मुल्क में भी एक राज नहीं था। हर एक छोटा शहर, जिसमें कुछ गांव और खेत होते थे, एक अलग राज होता था। ये शहरी रियासतें कहलाती हैं। उस पुराने जमाने में भी इनमें बहुत सी रियासतों में पंचायती राज था। बादशाह नहीं थे। राज का इंतजाम करने के लिए चुने हुए आदमियों की एक पंचायत होती थी। पर कुछ रियासतों में राजा का राज था। इन शहरी रियासतों की सरकारें भले ही अलग होती थीं, लेकिन कभी कभी वे एक दूसरे की मदद किया करती थीं। कभी कभी एक बड़ी रियासत कई छोटी रियासतों की अगुआ बन जाती थी। चीन में कुछ ही दिन बाद इन छोटी छोटी रियासतों की जगह एक बहुत बड़ा राज हो गया। इसी राज के जमाने में चीन की बड़ी दीवार बनाई गई थी। तुमने इस बड़ी दीवार का हाल पढ़ा है? ये कितनी अजीबोगरीब चीज है। ये समुद्र के किनारे से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों तक बनाई गई थी ताकि मंगोल जाति के लोग चीन में घुसकर न आ सकें। ये दीवार 1400 मील लंबी, 20 से 30 फीट तक ऊंची और 25 फीट चौड़ी है। थोड़ी थोड़ी दूर पर किले और बुर्ज हैं। अगर ऐसी दीवार हिंदुस्तान में बने तो ये उत्तर में लाहौर से लेकर दक्षिण में मद्रास तक चली जाएगी। ये दीवार अब भी मौजूद है और अगर तुम चीन जाओ तो उसे देख सकती हो। तो ये था 21वां पत्र जिसमें मिस्र और क्रीट के बाद चीन और हिंदुस्तान की सभ्यता का कुछ जिक्र किया गया है। खासकर चीन में कैसे दीवार बनी और दोनों देशों में कैसे छोटी छोटी रियासतें थीं जिनके अलग अलग राजा कहीं होते थे, कहीं पंचायतें शासन चलाती थीं। अब इन देशों और शहरों के वर्णन के बाद अगले पत्र में जिक्र होगा समुद्री सफर और व्यापार का। तो ये सिलसिला आगे जारी रहेगा। सुनते रहिए पिता के पत्र पुत्री के नाम। सब रस में नमस्कार। अखिल की संगत YouTube चैनल पर आप और भी बहुत कुछ सुन सकते हैं।